जब एग्जाम सर पर हो, समय बहुत कम हो और सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो अगर स्मार्ट तरीके से प्रिपरेशन किया जाए तो सिलेक्शन लेना आसान हो जाता है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर एक सीरीज स्टार्ट की है। डे 1 से डे 5 तक के सारे लेक्चर्स यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप चाहो तो देख सकते हैं। आज डे 6 है, तो हम टोटल यहाँ पर 25 एमसीक्यूज जो नॉन नर्सिंग के, जो अलग अलग टॉपिक्स है, जैसे मैथ्स, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स या फिर मराठी, इंग्लिश, ग्रामर, कंप्यूटर, ये सारे टॉपिक्स को हम यहाँ डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो ये जो लेक्चर है, ये उन सारे एस्पायरेंट्स के लिए जो किसी न किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया फर्स्ट कंट्री बन चुकी है किस चीज में? टू कमर्शियली प्रोड्यूस किया विच सस्टेनेबल प्रोडक्ट। सस्टेनेबल मतलब समथिंग दैट कैन लास्ट फॉर एवर या समथिंग दैट कैन कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऐसा बोल सकते हैं। जो लंबे समय तक कोई चीज रहती है तो उसे सस्टेनेबल कहा जाता है। और एक वर्ड के बारे में हम समझ लेते हैं। यहाँ हर जगह देखिए आप बायो बायो ऐसा लिखा है। सो बायो का मतलब होता है वो कोई भी चीज जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं या डिराइव करते हैं, उसे बायो कहा जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब इट कैन बी प्लांट और एनिमल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, तो कौन सी सस्टेनेबल प्रोडक्ट जो है इंडिया ने प्रोड्यूस किया है फर्स्ट, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बायो ब्यूटेमिन। बायो ब्यूटेमिन का अगर हम आसान भाषा में मतलब देखें तो डांबर होता है। आपने देखा ही होगा, रोड हाईवे बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले इसे इंडिया ने बनाया था, ठीक है। बायोप्लास्टिक को सबसे पहले किसने बनाया था? तो आंसर है यूएसए। बायो एथेनॉल जो है, ठीक है, इसे सबसे पहले किसने बनाया था? तो इसका आंसर है ब्राजील। ये भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। देन इसके बाद बायोडीजल जो है, इसे सबसे पहले जर्मनी ने बनाया था। सो इस तरह से हमने चारों ऑप्शंस को देख लिया, इसका मीनिंग क्या होता है। देन कौन सी कंट्री जो है सबसे पहले इसने इसे प्रोड्यूस किया था, वो भी हमने देख लिए। सेकेंड क्वेश्चन, द अटल इनोवेशन मिशन एम्स नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड अ फ्लैगशिप एनुअल इंक्यूबेटर कॉन्क्लेव एट द डॉक्टर आम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली इन फरवरी 2026। मतलब अभी रिसेंटली हुआ है ये, ठीक है। सो क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट वाज द टाइटल ऑफ दिस कॉन्क्लेव, मतलब वो जो गैदरिंग या मीटिंग जो हुआ था दिल्ली में, ठीक है, फरवरी 2026 में, कहां पर हुआ था? डॉक्टर आम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर पर, ठीक है। तो वहां पर जो कॉन्क्लेव हुआ था उसका टाइटल क्या था, वो पूछा है। सो करेक्ट आंसर है एम संवाद। एम का फुल फॉर्म आपको पता चल गया, संवाद हुआ था, ये टाइटल उसको दिया गया था। तो याद रखिए, जब कभी भी फ्लैगशिप, एनुअल फ्लैगशिप या फिर इंक्यूबेटर कॉन्क्लेव, ये वर्ड अगर आपको दिखा तो समझिए एम संवाद, ये हमें टिक करना है। बाकी जो वर्ड्स दिए ये कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा उसको मैनिपुलेट करके यहाँ पर ऑप्शन में दिया है। तो ये इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, इसका करेक्ट आंसर एम संवाद होगा। क्या आप भी नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम में कंफ्यूज होते हैं? चलिए देखते हैं। द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया सॉन्ग कहा गया, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, वंदे मातरम। जो है ये हमारा नेशनल सॉन्ग है, जिसे लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, ठीक है। और जन गण मन जो है ये हमारा नेशनल एंथम है, जिसे लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। अब जो थर्ड ऑप्शन है सारे जहां से अच्छा, ये जो सॉन्ग है ये भी पेट्रियोटिक सॉन्ग है और इसे मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। द लास्ट है मेरे वतन के लोगों, ये लिखा था कवि प्रसाद ने, ठीक है, और जिसे गाया था लता मंगेशकर जी ने। जब 1963 की बात है, जब इंडो चाइना वॉर हुआ था, तो उस समय में लता मंगेशकर ने ये सॉन्ग गाया था, बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था उस टाइम पर ये। व्हाई डज स्काई अपीयर्स ब्लू, आसमान जो है वो नीला क्यों होता है? अक्सर बच्चों से आपने सुना होगा, वो जनरली ऐसे सवाल करते हैं कि आसमान नीला क्यों है। तो ये जानने के बाद अब आप जवाब दे पाओगे इसके बाद। तो देखिए, पहला ऑप्शन है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब कोई भी सरफेस से अगर लाइट टकराती है तो बाउंस बैक होगी, तो उसे ही रिफ्लेक्शन कहा जाएगा। सो इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे मिरर में हमारा फेस दिखता है, तो ये कौन से फिनोमिनन की वजह से दिखता है? रिफ्लेक्शन की वजह से हमें दिखाई देता है। और एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि मून हमें क्यों दिखाई देता है? क्योंकि सनलाइट जो है उस पर टकराती है और टकराकर हम तक पहुंचती है, इसलिए हमें मून दिखाई पड़ता है, अदरवाइज हमें मून दिखाई नहीं दिया होता। तो रिफ्लेक्शन होता है उसका मतलब। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट रेज जो है बेंड होकर आर पार चली जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में,
तो उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कोई ग्लास है, कांच है, उसमें से आर पार चलेगी, पानी है तो उसमें क्या हो गया, आर पार चले गया। जैसे हमने देखा होगा बाल्टी में हम पेंसिल या कुछ डाल देते हैं या ग्लास में डाल देते हैं तो पेंसिल हमें बेंड दिखती है थोड़ी सी, है ना। तो ये फिनोमिना जो है मतलब रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है, लाइट रेस आर पार जब जाती है तब। डिस्पर्शन और स्कैटरिंग जो है ये दोनों भी कंफ्यूजिंग है, अच्छे से समझिए। डिस्पर्शन का मतलब होता है लाइट रेस जो है ये क्या हो जाना, स्प्लिट हो जाना, स्प्लिट हो जाना, याद रखिए। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट जो होता है उसे डिस्पर्शन कहा जाता है। जैसे न्यूटन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था आपको पता ही होगा, प्रिज्म जो लिया था उसमें लाइट रे पास किया था व्हाइट वाली, तो उधर साइड में कितने हुए थे, 7 डिफरेंट कलर्स विब्ग्यो नाम से हमें दिखाई दिए थे, है ना। तो इसे ही कहा जाता है डिस्पर्शन। मतलब एक सिंगल लाइट जो है अलग अलग कंपोनेंट में वो स्प्लिट अप हो जा रही है, डिस्पर्स हो जा रही है, तो उसे हम डिस्पर्शन बोलेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है रेनबो। रेनबो आपने देखा ही होगा, तो वो 7 कलर्स में जो है फैल जाता है, स्प्लिट हो जाता है, इसलिए उसे हम बोलेंगे डिस्पर्शन। देन है स्कैटरिंग। तो ये जो क्वेश्चन है व्हाई डज स्काई अपीयर्स ब्लू, इसका करेक्ट आंसर है स्कैटरिंग। ठीक है, इसका मतलब समझ लेते हैं। स्कैटर होने का मतलब है स्प्रेड हो जाना, फैल जाना, दोनों में फर्क है। ये स्प्लिट होती है डिफरेंट कंपोनेंट कलर्स में, 7 कलर्स में, और ये स्प्रेड होती है मतलब हर जगह फैल जाती है। तो दोस्तों देखिए, जैसे हमने देखे व्हाइट लाइट रेज जो होती है उसमें 7 कलर्स होते हैं, इस फिनोमेना की वजह से 7 कलर्स होते हैं। तो उसमें हर एक जो कलर होता है, हर एक जो लाइट का कलर होता है उसका डिफरेंट वेवलेंथ होता है। तो ब्लू लाइट जो रहती है इसका वेवलेंथ सबसे शॉर्ट होता है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा क्या करती है, स्प्रेड हो जाती है, इसीलिए हमें आसमान क्या है, नीला दिखाई देता है। सो इसका करेक्ट आंसर है स्कैटरिंग। इफ रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, सोल्यूशन इज। अब देखिए लिटमस मतलब क्या होता है, लिटमस क्या होता है, लिटमस पेपर जो है एक इंडिकेटर होता है जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या फिर बेसिक नेचर का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इफ रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, तो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, वो आप याद रखोगे तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर बी आर आम्बेडकर, ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। बी आर, डॉक्टर बी आर आम्बेडकर, ये नाम तो सबको पता ही होगा, बी आर आम्बेडकर। इसका मतलब ये है ब्लू लिटमस पेपर अगर रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो एसिडिक नेचर का है। तो इसका उल्टा रिवर्स, रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, ब्लू में चेंज हो रहा है, तो वो रहेगा बेसिक नेचर का रहेगा। सो क्वेश्चन के हिसाब से रेड वाला टर्न हो रहा है ब्लू में, रेड वाला टर्न हो रहा है ब्लू में, तो वो रहेगा बेसिक नेचर का। बेसिक मतलब अल्कलाइन रहेगा। ठीक है, अल्कलाइन कहां पर है, यहां पर बेस। ठीक है, एसिडिक नहीं होगा, न्यूट्रल में मतलब कोई चेंज नहीं शो करता है। ठीक है, सॉल्ट ये एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, तो ये इररिलेवेंट है। ये तीनों में से हमें बताना है एसिड होगा, न्यूट्रल होगा या फिर बेस होगा करके। तो ये अगर याद रहेगा आपको तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन फॉर्म्स मैक्सिमम बॉन्ड्स बिकॉज, कार्बन नाम का जो एलिमेंट होता है, ठीक है, सी से उसे डिनोट करते हैं, मैक्सिमम बॉन्ड बनाता है, तो उसका रीजन यहां पर दिया है, कौन सा हो सकता है देखिए। तो सबसे पहली चीज, कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 होता है। मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, पहले शेल में 2 आएगा, फिर उसके बाद 4 आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो 4 का मतलब होता है टेट्रा। ये देखिए 4 का मतलब होता है टेट्रा वैलेंसी। इसकी वैलेंसी जो है 4 इलेक्ट्रॉन की है, टेट्रा वैलेंसी है, इसलिए ये क्या करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा दूसरे एटम के साथ और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो साइज मैटर नहीं करता है, साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए ये दोनों भी आंसर नहीं आएगा। देन कार्बन खुद एक नॉन मेटल है, इसलिए मेटालिक नेचर का ये भी ऑप्शन, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब कार्बन में एक स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन बोलकर। तो इसमें क्या होता है, कार्बन जो है दूसरे कार्बन एटम के साथ अनगिनत बॉन्ड बना सकता है, कितनी भी लंबी चेन बना सकता है। तो ये उसकी स्पेशलिटी होती है। एक टेट्रावैलेंसी होता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, और कैटिनेशन पावर होता है। इस तरह के सवाल में तुक्का लगाओगे तो गलत भी हो सकता है, लॉजिक सही होना चाहिए। जैसे देखिए यहां लिखा है मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड टू। इंद्रधनुष ये नाम सुनते ही अगर तुम्हें लगेगा आसमान आकाश से रिलेटेड है, मतलब इसका आंसर स्पेस होना चाहिए, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। जैसे कि स्पेस में चंद्रयान, मंगलयान, ये सारे मिशन होते हैं, तो उस तरह का लॉजिक अगर यहाँ लगाते हो तो रॉन्ग हो जाएगा।
इंद्रधनुष जो है ये किससे रिलेटेड है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चाइल्ड वैक्सीनेशन। अब इंद्रधनुष क्यों? क्योंकि इंद्रधनुष में क्या होता है, 7 कलर्स होते हैं, इसलिए चाइल्ड वैक्सीनेशन में तो मेजर जो 7 डिसीज है उससे बचाव के लिए ये वैक्सीनेशन यहाँ लगाया जाता है प्रेग्नेंट वुमेन या फिर चाइल्ड को। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये लॉन्च किया था मिशन इंद्रधनुष। तो इसका सही आंसर है चाइल्ड वैक्सीनेशन। एजुकेशन के लिए ये वाला नहीं है, मिड डे मील या फिर समग्र शिक्षा अभियान ऐसे चलते हैं एजुकेशन के लिए। रूरल हाउसिंग के लिए पीएमजे निवास योजना जो होती है वो योजना चलती है, तो इसका भी कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पर। तो बेस्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। यूनाइटेड नेशन मतलब यूएन हर साल को कुछ न कुछ डिक्लेयर करता है। जैसे देखिए यहाँ यूनाइटेड नेशन हैज डिक्लेयर्ड 2026 मतलब इस साल को कौन सा इंटरनेशनल ईयर उसने डिक्लेयर किया है, हमें ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर, ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्लाइमेट फार्मिंग, इंटरनेशनल ईयर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन आप देखोगे तो कहीं कहीं दो दो ऑप्शन ऐसे दिए हैं, बट हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 ओनली ए, मतलब इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर ये 2026 मतलब इस साल का डिक्लेरेशन है, इंटरनेशनल ईयर इस साल का ये, ठीक है। तो अब इसमें क्यों ऐसा करता है यूएन? यूनाइटेड नेशन जनरली वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए या जेंडर इक्वालिटी के लिए या फिर अवेयरनेस फैलाने के लिए जो वुमेन फार्मर्स है उनके लिए ये जो 2026 जो है ये साल को डिक्लेयर कर दिया है कि ये साल क्या रहेगा, इंटरनेशनल ईयर रहेगा किसका, वुमेन फार्मर का। तो बाकी ऑप्शन जो है ये गलत है, ये 2025 में था इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव, तो इस साल की बात पूछा इसलिए ये नहीं होगा, बाकी जो है इससे रिलेटेड नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। हम आर्टिकल समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ही डाइड विदाउट डैश एयर लिखा है, ठीक है, गौर से देखिए यहां जो वर्ड लिखा हुआ है, एक मिनट, यहां जो वर्ड लिखा हुआ है ये हेयर नहीं है, इसका जो साउंड है प्रोनाउंसिएशन जो है एयर होता है, ठीक है, मतलब एच क्या है ये साइलेंट है। तो यहां पर देखिए सबसे पहली चीज तो यहां लिखा है, एक ऑप्शन दिया है नो आर्टिकल, तो ये तो हो नहीं सकता, इसलिए हो नहीं सकता क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल है, इसीलिए नो आर्टिकल लगेगा, ऐसा नहीं होगा, इनमें से कोई ना कोई एक आर्टिकल लगेगा वहां। अब द क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि द उस समय लगाया जाता है जब हम किसी स्पेसिफिक चीज की बात करें, जैसे द सन या द बुक ऑन द टेबल, ठीक है, इस तरह की बात कर रहे हैं तब हम द का यूज करेंगे। अब बात आती है एन और ए कब यूज करते हैं, ठीक है, तो देखिए एन हम तब यूज करते हैं जब वॉवेल साउंड रहता है, ठीक है, और जब कंसोनेंट रहता है तब हम यूज करेंगे अ। ये कब यूज करेंगे? वॉवेल के समय में। वॉवेल कौन से होते हैं पता है? ए, ई, आई, ओ, यू, और बच्चे सारे जो है वो कंसोनेंट है, तो कंसोनेंट के समय पे हम अ का यूज करते हैं या फिर ए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए एच तो है यहाँ पर प्रेजेंट बट ये साइलेंट है, सो इसका जो एक्चुअल है यहां पर आएगा एन, तो इसका बेस्ट या करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी एन। ही डाइड विदाउट एन एयर, ठीक है, मतलब वो अपने क्या बोलेंगे वारिसदार जो है उसके बिना ही क्या हो गया, मर गया, ऐसा इसका यहाँ कहना है। इंग्लिश ग्रामर में एक सेंटेंस दिया होता है और पूछा जाता है कि कौन से पार्ट में एरर है। देखिए यहाँ फाइंड द एरर लिखा है, आई सॉ, ठीक है, यहाँ पर ए लिखा है अ बैड ड्रीम, बी लिखा है फिर लास्ट नाइट, सी लिखा है नो एरर, डी लिखा है, मतलब हर एक पार्ट को उसने क्या कर दिया, ए बी सी करके ऐसा डिवाइड कर दिया। इतना पार्ट जो है वो ए है, इतना पार्ट जो है वो बी है, और ये जो लास्ट नाइट जो ये पार्ट सी है, और अगर नो एरर रहेगा तो हम डी पर टिक करेंगे, ठीक है। तो हमें बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है करके। तो देखिए जब कभी भी हम ड्रीम की बात करते हैं, ठीक है, सो ड्रीम के साथ हम सी, सॉ ये ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ड्रीम जो है ये फिजिकली देखने वाली कोई चीज नहीं होती है, ये एक्सपीरियंस किया जाता है। तो बात जब एक्सपीरियंस की आती है और ड्रीम से रिलेटेड, तब हम सी या सॉ ऐसा इन वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं, हम यहाँ पर हैव या फिर इस सेंटेंस के हिसाब से हैड लिखेंगे। आई हैड अ बैड ड्रीम लास्ट नाइट, ये करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो हमें पता चला कि जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर सॉ नहीं रहना चाहिए था, इसलिए हमारा आंसर रहेगा ए पार्ट में रॉन्ग है, बाकी नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि कई सारे शब्द जो है हम सुनते हैं और बोलते भी है, पर हमें उनका एक्चुअल मीनिंग पता नहीं होता है, और यही कभी कभार सवाल एग्जाम में भी आ जाते हैं।
जसे देखीए यहाँ पंकज या शब्दाचा अर्थ काय, तर पंकज जे शब्द आहे त्याला विग्रह जर केला तर पंक म्हणजे चिखल आणि ज चा अर्थ आहे जन्मलेला. जन्मलेला याचा अर्थ असा झाला चिखलात जन्मलेला काय असतो, कमळ. म्हणजे याचा अचूक उत्तर आहे कमळ, ऑप्शन ए. बी नाही आहे चिखल, पाण्याचा साठा हे पण नाही आहे, मासा म्हणजे फिश मछली हे पण नाही आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठी व्याकरणाचे पाणिनी कोणाला म्हणतात. पाणिनी म्हणजे जनक. बरं, मराठी व्याकरण म्हणजे मराठी एखाद्या भाषाचे व्याकरण जे आहे ते सुसंगत किंवा अत्यंत नियमबद्ध पद्धतीने जे लिहितात त्याला पाणिनी असे म्हणतात. तर ते कोण होते, दादोबा पांडुरंग तरखडकर, ऑप्शन सी. यांनी मराठी भाषेचे जे व्याकरण आहे ते सुसंगत अत्यंत नियमबद्ध पद्धतीने लिहिलेले आहे म्हणून त्यांना पाणिनी म्हणजे जनक असे म्हणतात. मारो वाळंबे हे अभ्यासक होते मराठी साहित्याचे म्हणून हे ऑप्शन बरोबर नाही आहे. बाळशास्त्री जांभेकर जे आहे यांना मराठी वृत्तपत्रकारितेचा जनक असे म्हणतात. कारण सर्वात प्रथम दर्पण जे आहे हे वृत्तपत्र त्यांनी काढले होते म्हणून त्यांना मराठी वृत्तपत्रकारितेचे जनक असे म्हणतात. ठीक आहे. दादोबा पांडुरंग तरखडकर हे पाणिनी आहेत, जनक आहेत मराठी व्याकरणाचे, हे लक्षात ठेवा, खूप महत्वाचा प्रश्न आहे हा. मग लास्ट ऑप्शन वि.वा. शिरवाडकर हे साहित्यकार कवी होते, हे ऑप्शन नाही आहे. करेक्ट आन्सर आहे आपलं ऑप्शन सी दादोबा पांडुरंग तरखडकर. संधी आणि समास याच्यातील फरक काय. संधी म्हणजे दोन वर्णांचा मेळ, समास म्हणजे दोन शब्दांचा मेळ. पाहूया. विद्यार्थी या शब्दाची संधी ओळखा. संधी ओळखायला सांगितलं आहे. विद्यार्थी याचा विग्रह जर केला तर विद्या धन अर्थी. विद्यार्थी म्हणजे विद्या म्हणजे कोणता स्वर वापरला गेला आहे आ आणि अर्थी मध्ये अ मिळून काय तयार होणार आ. म्हणजे दोन्ही जागी इथे स्वर संधी, स्वर जे आहे ते वापरलं गेलेलं आहे म्हणून उत्तर आहे स्वर संधी. व्यंजन इथे वापरला गेलेला नाही आहे म्हणून व्यंजन संधी नाही येणार. विसर्ग म्हणजे या चिन्हाने आपण ओळखू शकतो, विसर्ग इथे नाही आहे म्हणून विसर्ग संधी पण नाही. विशेष संधी पण इथे नाही आहे. अचूक उत्तर आहे ऑप्शन ए स्वर संधी. व्हाट इज द पर्पस ऑफ फायरवॉल इन अ नेटवर्क. सो फायरवॉल नाम से समझ में आ रहा है, फायरवॉल मतलब एक वॉल है जो फायर को क्या करती है, फायर आने से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है. बस यही मतलब होता है इसका कि ये क्या करता है, एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड जैसे होता है जो हमें प्रोटेक्ट करता है. किस चीज से प्रोटेक्ट करता है, जो अनऑथराइज एक्सेस जो है जैसे हैकर्स या मैलवेयर जो है या अनऑथराइज एक्सेस जो कर रहा है हमारे नेटवर्क में या पीसी में, तो उसको क्या करता है, ये ब्लॉक करता है, उसको रोक देता है. एक सिक्योरिटी गार्ड जैसे ये काम करता है. सो इंक्रीज इंटरनेट स्पीड इसके काम में नहीं आता है. एक्ट एज बैकअप फॉर डेटा, क्लाउड स्टोरेज वगैरह जैसे इस तरह का कोई काम नहीं है इसका. स्कैनिंग करने के लिए भी ये काम में नहीं आता है. तो करेक्ट आंसर आएगा टू ब्लॉक अनऑथराइज एक्सेस. वो किसी को भी एक्सेस करने के लिए परमिट नहीं करेगा, वो तुरंत उसे ब्लॉक कर देगा. एक वॉल जैसे फायर से हमारी क्या करती है, सेफ्टी करती है, रक्षा करती है, सेम यही काम है इसका. जो भी वॉर्म्स रहते हैं या अनऑथराइज्ड एक्सेस रहता है उससे ये प्रोटेक्ट करता है. सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी. व्हाट इज कैशे मेमोरी यूज फॉर इन अ कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है, कैशे मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम में किस चीज के लिए यूज होती है ये हमें बताना है. सो लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज नहीं, बिल्कुल नहीं. ये परमानेंट तौर पर नहीं होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है कैशे मेमोरी. सो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगा. लॉन्ग टर्म के लिए क्या होता है, SSD, HSD. ठीक है, ये सारी चीजें होती है हमारे पास. स्पीडिंग अप डेटा एक्सेस फॉर द CPU. हाँ, ये करेक्ट आंसर होगा इसका. ये जनरली CPU के पास में होती है, जो ऐसा डेटा जो CPU को बार बार एक्सेस करने के लिए जरूरत पड़ता है तो वो सारा कैशे मेमोरी में स्टोर हो जाता है, जिससे फ्रिक्वेंट तौर पर जल्दी से
यहां से कैश मेमोरी से वो डाटा क्या है सीपीयू में आ जाता है। रैम से ले जाने के लिए लाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ये सीपीयू के पास में होती है, जिससे वहां से डेटा जल्दी सीपीयू ले लेता है और फास्ट हो जाता है काम। कनेक्टिंग पेरिफेरल डिवाइसेस ये बिल्कुल नहीं होगा। परमानेंट सिस्टम सेटिंग ये भी नहीं होगा। सो बेस्ट आंसर इसका रहेगा स्पीडिंग अप द डेटा एक्सेस। कैशे मेमोरी से जो स्पीड है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। ये रैम से भी फास्ट मेमोरी होती है, साइज में बहुत ही छोटी होती है और ये सीपीयू के पास में लगी हुई होती है। What does USB stands for? USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन ए। बाकी जो इररिलेवेंट है, कोई टेक्निकल टर्म इस तरह का नहीं होता है, ठीक है। यूनिवर्सल सीरियल बस मतलब क्या होता है, देखिए यूएसबी हम सभी को पता है, जिसमें हम पेन ड्राइव लगाते हैं या फिर कीबोर्ड माउस, ये सारी चीजें हम जिसमें अटैच करते हैं उसे यूएसबी पोर्ट कहा जाता है। यूनिवर्सल मतलब किसी भी तरह का डिवाइस जो उसमें कनेक्ट हो जाएगा, चाहे वो पेन ड्राइव हो या फिर कीबोर्ड हो, माउस हो, इसलिए इसे यूनिवर्सल कहा जाता है। सीरियल इसलिए क्योंकि सीरियल कम्युनिकेशन होता है, मतलब 1 बिट जो है पर यूनिट टाइम होता है, इसलिए इसे सीरियल कहा जाता है। बस मतलब डेटा ट्रांसफर करने के लिए जो मीडियम होता है, जो सिस्टम होता है, मतलब बस। सो इस तरह से यूनिवर्सल सीरियल बस जो है ये इसका अप्रोप्रिएट और करेक्ट आंसर रहेगा। रेशियो और प्रोपोर्शन का ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है तो ये सवाल बहुत आसान है। देखिए यहाँ 20A इज इक्वल टू 30B इज इक्वल टू 50C, जब कभी रेशियोज पूछा गया है A to B to C, ठीक है, और ऐसा कुछ इस फॉर्म में, इक्वेशन फॉर्म में, ऐसे इक्वल टू के फॉर्म में कुछ नंबर्स दिए हैं, तो सबसे बेस्ट यही है कि आसान तरीके से हम क्या करेंगे, A के नीचे लिख देंगे यहाँ पे 1/20, ठीक है, और B के नीचे लिख देंगे 1/30 और C के नीचे लिख देंगे हम 1/50। बस इतना काम हमें करना है, ठीक है। अब ये 1/50 1/20 ये नंबर आए कहां से, तो इन सबको इक्वल टू k ले लेंगे, देन k से सबको इक्वेट करेंगे तो 20 जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा, 30 शिफ्ट हो जाएगा नीचे, ये इस तरह से आएगा। अब देखा जाए तो ये हमारे ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर लेंगे जो सबसे डिविजिबल हो, मतलब एलसीएम लेना है हमें। तो इन तीनों का एलसीएम करेंगे तो 100 तो होगा नहीं, 150 भी नहीं होगा क्योंकि 2 से नहीं कटेगा, तो 300, ठीक है। एक ऐसा नंबर जो तीनों से कटता हो, मतलब एलसीएम। सो 300 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे तो 300 1 300 ही आएगा, ये भी 300 हो जाएगा और ये भी 300 हो जाएगा। अब जैसे ही हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 15 टाइम्स होगा, देन यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 टाइम्स होगा, देन यहाँ पर 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 6, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा जो कि ऑप्शन 2 है। ये इस तरह से हम डायरेक्ट इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला सवाल दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इफ द प्राइस ऑफ अ पेट्रोल हैज इंक्रीज फ्रॉम 40 पर लीटर टू 60 पर लीटर, मतलब सबसे पहले 40 रुपए 1 लीटर का था, फिर बाद में बढ़कर 60 रुपीज हो गया। By how much percent a person has to decrease his consumption so that his expenditure remains same? So expenditure जो है वो सेम रहना चाहिए, तो उसको कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह के सवाल को करने के ढेरों तरीके होते हैं। बेस्ट तरीका देखिए क्या है, हम सबसे पहले 40 और 60 ये दो नंबर के हिसाब से हम एक ऐसा नंबर पकड़ लेते हैं जो दोनों से डिविजिबल हो जाए। तो 40 और 60 मतलब मान लीजिए 120 रुपीज जो है, इतना पैसा जो है वो बंदा खर्च करता है, ठीक है, पेट्रोल के लिए। अब शुरू में क्या होता है, दो केस है यहां पर, एक में क्या होता है 40 रुपीज पर लीटर जो है पेट्रोल मिलता है और एक में 60 रुपीज पर लीटर का पेट्रोल है, ठीक है। अब दोनों केस में क्या होता है, देखो जब 40 रुपीज पर लीटर का पेट्रोल मिलता था तो 120 रुपए अगर खर्च करेगा वो, तो उसे पेट्रोल मिलेगा 3 लीटर, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, 40 से 60 हो गया, मतलब 20 रुपए और ज्यादा बढ़ गया। तो 20 रुपए बढ़ गया, लेकिन पैसा तो उतना ही खर्च करना है, लिखा है ना क्वेश्चन में, सेम एक्सपेंडिचर, उतना ही पैसा खर्च करना है। तो 60 रुपए पर लीटर अगर हो गया तो 120 रुपए में उसे कितना आएगा, 2 लीटर मिलेगा, ठीक है, 2 लीटर पेट्रोल मिलेगा। तो इससे हमको समझ में आ गया कि सबसे पहले उसे मिलता था 3, अभी मिल रहा है 2, इसका मतलब 1 की कमी आ गई। कितने पर आ गई, 3 पर, और 1/3 का मतलब दोस्तों कितना होता है, 33.33% होता है, ये सभी को पता है। सो इसका आंसर जो है इस तरह से अगर हम जाएंगे तो बहुत ही आसानी से हमें मिल जाएगा। अदरवाइज हम फॉर्मूले में जाएंगे या फिर इसकी वैल्यू जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो काफी समय लग जाएगा। इलेक्शन वाला सवाल दिलाएगा सिलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, अक्सर ऐसे सवाल एग्जाम में आते रहते हैं।
तो देखिए क्या लिखा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स द विनिंग कैंडिडेट गॉट 70% वोट्स ऑफ द वैलिड वोट। तो हमें पता नहीं है वैलिड वोट कितना है, लेकिन उसका 70% जो है विनिंग जो कैंडिडेट है उसे मिला है। ही वन बाय मेजोरिटी ऑफ 3630 वोट्स, मतलब इतने वोट्स उसको ज्यादा मिले इसलिए वो जीत गया। इफ आउट ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड 75% वोट जो है ये वैलिड है। हाँ, तो हमें मिल गया कि टोटल जितने भी वोट्स थे उसमें से 75% जो वोट थे वो क्या थे, वैलिड थे। सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, तो हम ऐसे समझ लेते हैं कि टोटल वोट जो है वो x है, इतने वोट्स क्या करे पोल हुआ है या फिर कास्ट हुआ है, ठीक है। इसमें से कितना परसेंट बोला है, 75% जो है वो क्या है, वैलिड वोट्स है बोला है, ठीक है। इसका मतलब 25% जो रहेगा वो क्या रहेगा, इनवैलिड रहेगा। इसकी बात नहीं किया है, ठीक है, इसको छोड़ दो अभी फिलहाल। आगे क्या बोला है, जो 75% वोट्स वैलिड थे उसका क्या बोला है, 70% जो विनिंग जो कैंडिडेट है उसको मिला। मतलब ये जो 75% है इसी का 70% जो है विनिंग पार्टी जो है, जो विन किया, जो जीता है उसने 70% उसको वोट्स मिले हैं। तो इसी का मतलब ये हुआ जो लूज किया है उसे कितना मिला होगा, 30% मिला होगा, ठीक है। जो लूज किया होगा उसे 30% मिला होगा। तो अगर परसेंट की हम बात करें तो इससे ये कितना ज्यादा है, प्लस 40% ज्यादा है ना। और यही 40% किसके बराबर है, ये 3630 के बराबर है, ठीक है। तो रिलेशन क्या एस्टैब्लिश हुआ, ये जो 40% है, ठीक है, किसका 40% है, जो वैलिड वोट्स का है, मतलब 75% का, ठीक है। टोटल कितने वोट्स कास्ट हुए थे x, और कितना बच गया है बोला 3630, इतने वोट जो है एक्स्ट्रा मिले हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, हमें पता है दोस्तों कि 75/100 मतलब 3/4 होता है, और ये 4 1 जा 4 10 जा होता है, 0 से 0 कैंसिल हो गया। देन फाइनली यहाँ क्या बच गया, x इज इक्वल टू 3630 और इंटू 10 और अपॉन में क्या है 3। अब 3 से अगर इसे कैंसिल करेंगे तो हमें कितना आंसर मिलेगा, 3 1 जा 2 जा 1 जा 0 जा और ये एक 0, मतलब हमारा आंसर है ऑप्शन 4 12100। रिकरिंग डेसिमल वाले नंबर्स में अगर पूछा जाए कि कौन सा नंबर बड़ा है या छोटा है तो कैसे किया जाता है, देखिए यहां पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज लार्जेस्ट अमंग ऑल। यहां पर 4 नंबर लिखे हैं, मैं पहले यहां लिख लेता हूं उसे 0.7 ये बार 7 है, 0.07 बार सिर्फ 7 के ऊपर है, और 0.07 यहां पर बार दोनों नंबर पर है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है पहले वह समझिए। देखिए जब कभी यहां पर देखिए 0.7 लिखा है तो ये एज इट इज 0.7 ही रहेगा, लेकिन 0.7 जो है 7 के ऊपर में बार है तो इसका मतलब होगा 0.777, मतलब ये जो 7 नंबर के ऊपर बार है वो पर्टिकुलर नंबर क्या होगा, रिपीट होगा, ठीक है, रिकरिंग है। अब यहां पर क्या होगा 0.0777, क्यों 7 रिपीट होगा, सिर्फ क्योंकि सिर्फ 7 पर बार है, यहां पर सिर्फ 7 पर है, 0 पर नहीं है, इसलिए सिर्फ 0 एक बार आएगा, बाकी 7 रिपीट होते जाएगा, कहां तक, इंफिनिटी तक। और यहां देखिए क्या होगा 0707, ठीक है, 07 ये ऐसा चलते रहेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से फॉर्मेट चलेगा क्योंकि दोनों के ऊपर 2 डिजिट के ऊपर बार था इसीलिए। अब हमसे पूछा गया सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो देखिए यहाँ 0 सब में, 0 पॉइंट सब में, ठीक है, तो उसको छोड़ दो। देन नेक्स्ट नंबर अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या आया, ठीक है, यहां 7 है, यहां भी 7 है, यहां 0 आ गया तो ये नंबर नहीं हो सकता, यहां पर भी 0 आ गया इसलिए ये नंबर नहीं हो सकता। तो ये 2 ऑप्शन जो हमारे एलिमिनेट हो गए। देन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर यहां तो नंबर है लेकिन यहां नहीं है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, इधर क्या है 0 है। अब ये दोनों नंबर में मुझे बताइए कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है या 0, तो ऑब्वियसली 7 बड़ा है, इसलिए हमारा आंसर 0 पॉइंट ये रहेगा, मतलब कौन सा रहेगा, ऑप्शन 0.7 के ऊपर बार आने से, मतलब ऑप्शन 4 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन वाले भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। स्टेटमेंट यह दिया है, प्लीज यूज द एलिवेटर टू गो टू द 10th फ्लोर, अ नोट इज इन अ बिल्डिंग, ठीक है। सो यहां लिखा गया है कि 10th फ्लोर पर जाने के लिए एलिवेटर का यूज कीजिए, ठीक है, ऐसा एक नोटिस लगा हुआ है, ये हमारा स्टेटमेंट है। तो दोस्तों याद रखिए कि स्टेटमेंट जो है अपने आप में 100% सच होता है,
सिर्फ यही जो है यही ट्रुथ है, इसके अलावा जो कुछ लिखा होगा वो क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। कैसे, मैं समझाता हूं, देखिए। अब स्टेटमेंट के हिसाब से यहाँ अजम्पशन किया गया है, पहले में लिखा है द एलिवेटर इज वर्किंग। हाँ, अगर हमें बोला है कि 10th फ्लोर अगर आपको जाना है तो एलिवेटर का यूज कीजिए, ऐसा नोटिस लगाए। इसका मतलब ये है कि जो लिफ्ट जो है या एलिवेटर जो है वो वर्किंग कंडीशन में है। इसका मतलब जो अजम्पशन 1 है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अजम्पशन 2 में क्या लिखा है, देखो, द 10th फ्लोर इज एक्सेसिबल बाय स्टेयर्स बट द एलिवेटर इज प्रेफर्ड लिखा है, ठीक है। अब बात तो सही है, ठीक है, लेकिन यहां पर स्टेयर्स जो लिखा है इसकी कुछ बात की गई थी क्या स्टेटमेंट में? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब स्टेटमेंट में अगर नहीं है तो ये जो अजम्पशन है ये फॉल्स कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि ये हम 100% सच समझेंगे और इसके हिसाब से ही हम बाकी अजम्पशन को चेक करेंगे कि वो सही है या गलत है। तो इसके बारे में, स्टेज के बारे में कुछ भी वहां पर जिक्र नहीं किया था, इसलिए ये जो है नहीं रहेगा। तो अजम्पशन 2 जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो है ओनली 1 इज इम्प्लिसिट, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, बाकी सब जो है वो रॉन्ग हो जाएंगे। डायरेक्शन वाले वो सवाल जिसमें डायरेक्शन ही खुद बदल जाते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है, चलिए देखते हैं। इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ बोला है तो सबसे पहले हम एक जो बेसिक स्ट्रक्चर रहता है डायरेक्शंस का वो बना लेते हैं, ठीक है। हम सभी को पता है जो टॉप पर है नॉर्थ होता है, ठीक है। यहाँ नॉर्थ होगा, यहाँ साउथ होगा, यहाँ पर क्या होगा, ईस्ट होगा, और यहाँ पर क्या होगा, वेस्ट होगा। और इसके सब डायरेक्शंस भी होते हैं, तो हम यहाँ बना लेते हैं सब डायरेक्शंस, ठीक है। ये जो रहेगा साउथ ईस्ट रहेगा, ये साउथ वेस्ट रहेगा, ये नॉर्थ ईस्ट रहेगा, और ये नॉर्थ वेस्ट रहेगा, ठीक है। तो हमने मेन डायरेक्शंस और सब डायरेक्शंस भी बना लिए। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा है। अब क्वेश्चन में ये लिखा है कि साउथ ईस्ट जो है, साउथ ईस्ट मतलब ये वाला पॉइंट जो है, ठीक है, साउथ ईस्ट, ये क्या बन गया, नॉर्थ बन गया, मतलब ये इसके पोजीशन पर आ गया है, ठीक है। तो ये यहां से यहां गया, मतलब कितना डिग्री रोटेट हुआ है और कौन से डायरेक्शन में रोटेट हुआ है वो चेक करना पड़ेगा। तो देखिए, यहां से यहां जाना मतलब 90 डिग्री है, और यहां से आधा डिस्टेंस कवर करना मतलब ये वाला 90, ठीक है, और प्लस ये वाला 45। इसका मतलब टोटल कितना हो, 135 का डिस्टेंस जो है, 135 डिग्री जो है वो कहां पर, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर वो रोटेट करेगा तो यहां पहुंचेगा। आगे देखिए, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट कहां पर है, ये क्या बन रहा है, बोला वेस्ट बन रहा है, मतलब यहां से वो आएगा तो कहां पर आ रहा है, वेस्ट पे। तो देखो यहाँ पे इतना तो 90 डिग्री होता है, ठीक है, यहां से फिर आधा जाना है, मतलब फिर से 45, मतलब सेम लॉजिक यूज हो रहा है। 135 डिग्री जो है ये कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, फिर से देखिए, ये ऐसे मूव कर रहा है, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अब व्हाट विल वेस्ट बिकम, तो सेम यहां पर भी वेस्ट यहां पर है, यहां से हमें कहा जाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूमना पड़ेगा, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरह से नीचे से जाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से जैसा लॉजिक दिया था उस हिसाब से हमें 135 डिग्री मूव करना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज। यहां से यहां तक 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब यहां फिर से 45 प्लस कर देंगे तो 135 आ जाएगा, मतलब यहां इस पोजीशन पर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट का है ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। सीरीज वाले क्वेश्चन में बहुत सारे टाइप्स और पैटर्न होते हैं। अगर क्वेश्चन देखकर दिमाग में लॉजिक जल्दी आ गया तो ठीक है, नहीं तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना ही बेहतर है। देखिए, इस क्वेश्चन में यहाँ एक सीरीज गिवन है, नंबर सीरीज। हमें पूछा है कि इस ब्लैंक यहां पर इस पॉइंट पर कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। अब नंबर्स देखकर हमें समझ में आया, इसमें स्क्वायर का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं नजर आ रहा है, ठीक है, 61, 52 ऐसा। तो हम सबसे पहले जो कुछ नहीं समझ में आया तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। तो डिफरेंस देखो, 61 से 52 हुआ नंबर, मतलब माइनस हुआ है, कितना माइनस हुआ है, 8 और 1 9, सो ये क्या हुआ, 9 माइनस हुआ है। फिर यहाँ 52 से 63 मतलब क्या हुआ है, प्लस हुआ है, कितना प्लस हुआ है, 10 11 नंबर प्लस हुआ है यहाँ पे। देन इसके बाद 63 से 94 अगेन प्लस हुआ है, कितना प्लस हुआ है, सो 31 जो है वो प्लस हुआ है। और 94 से 46 मतलब यहाँ पर नंबर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, माइनस हुआ है। तो कितना आएगा ये 46 मतलब माइनस हुआ है 48।
अब ये जो नंबर्स है, ये नंबर जो हमें सब्ट्रैक्ट करने से जो नंबर्स मिले, इसमें कुछ सिमिलैरिटी या फिर कुछ पैटर्न हमें नजर नहीं आ रहा है। एक प्लस माइनस में है और वो भी ऐसा सेम ऑर्डर में कॉन्सेक्यूटिव जैसे नहीं चल रहा है, एक बार माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसा नहीं चल रहा है, कभी भी प्लस कभी भी माइनस हो रहा है। इसका मतलब ये जो लॉजिक है इसमें नहीं लगेगा। तो कुछ और हो सकता है, क्या हो सकता है? तो ये वाला तो नहीं होगा, ठीक है। और क्या पता चल रहा है? किसी नंबर का स्क्वायर है क्या? जैसे मान लीजिए ये 8 8 64 होता है, उसमें से हमने क्या करें 3 माइनस करें। ये पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या? यहाँ पर देखो 52 मतलब 7 7 जो है 49 होता है, 49 में क्या करें प्लस 3 करें। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, एक बार माइनस कर रहे एक बार प्लस कर रहे हैं, ठीक है। 8 7 देन इसके बाद 6 आना चाहिए, 6 का स्क्वायर करेंगे और फिर माइनस, इस पैटर्न के हिसाब से। तो 6 स्क्वायर होता है 36, 36 में से अगर 3 माइनस करते हैं 33, नहीं, तो ये वाला पैटर्न भी नहीं है। तो फिर क्या हो सकता है? तो इस नंबर में गौर से देखिए दोस्तों, यहां पर जो नंबर्स है ना, जिस तरह से अरेंज, अगर वो अरेंजमेंट आपको समझ में आ गया तो ये सवाल जो है बहुत आसान है। तो इसका मतलब ये जो नंबर है, देखिए आप गौर से देखिए, 16 है, ये 25 है, ये 36 है, और ये 49 है, और ये 64 है। अब आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। मतलब ये स्क्वायर वाले नंबर थे, बस रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पर लिखे गए थे। यही समझना हमें जरूरी है। अगर ये लॉजिक हमारे दिमाग में आ गया तो ये बन जाएगा, वरना एक सम जो है पूरा टाइम खराब कर देगा, आपका पेपर बिगाड़ देगा। तो देखिए यहां समझ में आ गया, 4 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर, तो यहां आएगा 9 स्क्वायर मतलब 81। अब 81 आएगा, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, तो 81 जो है उसको रिवर्स ऑर्डर में हम 18 लिखेंगे, जो कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा हमारा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, द ऑथर ऑफ वर्ल्ड फेमस हैरी पॉटर सीरीज, ये सभी को पता है, हैरी पॉटर जो मूवी भी है इसके ऊपर एक, और बहुत फेमस बुक भी है, ठीक है, हैरी पॉटर। कौन है इसका ऑथर? जेके रोलिंग, ठीक है। जेके रोलिंग है जो यूनाइटेड किंगडम जो है यूके की रहने वाली है, ठीक है। बहुत फेमस बुक है, इनके ऊपर मूवीज भी बन चुकी है, ठीक है, हैरी पॉटर के ऊपर। देन बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। अरुंधति रॉय जो है द गॉड ऑफ